हेलो, आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। ओके, इस चैप्टर में हम कौन से कंसेप्ट कवर करने वाले हैं इसके बारे में ब्रीफ आपको आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले इस चैप्टर में लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिए, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये 3 लॉ ऑफ मोशन में आपके पहले क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद व्हाट आई डू इज, उसके बाद मैं आपको इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, चैप्टर अगर मैं देखूं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तो इतना बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ कि क्या क्या आने वाला है। देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थोड़ा आगे पीछे हम जाएंगे पर हम कवर करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे न्यूटन लॉ आ जाता है, फिर मोमेंटम समझेंगे, आफ्टर मोमेंटम इक्विलिब्रियम समझेंगे, और इक्विलिब्रियम के साथ साथ हम कॉमन फोर्सेस भी ले लेंगे। ठीक है, तो मेजॉरिटी देयर आर 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज न्यूटन का पार्ट, राइट, ये सब यहाँ से लेके 5.4 से लेके 5.7 तक, एक्चुअली 5.3 से लेके 5.7 तक। एंड द सेकंड पार्ट दैट विल बी ऑल अबाउट फोर्सेस। ओके, फोर्सेस को बैलेंस कैसा करते हैं, इक्विलिब्रियम कैसा करते हैं, वो सब दैट एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके फाइन, सो नाउ स्टार्ट करते हैं विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चलो, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करना बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा, और फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनर्शिया भी वहीं समझा दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चलो लेट्स से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। एरिस्टोटल फैलेसी पे भी आएंगे, ठीक है, पर थोड़ा घूम के। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या चीज होती है? तो आप मुझे बोलोगे सर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट? चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, चाहे आप एनसीईआरटी सिलेबस के हो, आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन। ओके, पहले लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं इजी वर्ड्स में। सो एवरी बॉडी continues to be in its state of rest, okay, or uniform motion until and unless it is acted upon by an external unbalanced force. Okay, ध्यान से ये चीज सुनना, बड़ा मजा आएगा। ओके, पहले न्यूटन के लॉ अगर क्लियर होंगे ना तो चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ाने में मजा आएगा। ओके, सो लेट मी राइट, पहले जो लिखा मैंने आपको सिर्फ अभी सेंटेंस लिख दिया, अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। लिसन, तो न्यूटन कहता है, फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन तो छोड़ो, हम अपना एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान अगर सो रहा है, राइट, जस्ट इमेजिन करो कि वो आराम से बिरयानी खा करके थम्स अप पी करके सो गया। ओके, तो वो कब तक सोया रहेगा? फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन, दोपहर का हमने मस्त खाना खाया, राइट, 2 बजे दोपहर का खाना वाला मस्त खाया, बिरयानी खाई, में से उसके बाद स्प्राइट पिया, लस्सी पी, राइट, बहुत सारी चीजें खाई पी, और दोपहर का खाना खाने के बाद आती है मस्त जोर से नींद। मुझे भी आती है, आपको भी आती होगी, राइट, फाइन। तो आई मुझे नींद और मैं सो गया, और मैं कब तक जागूंगा पता है? जब तक कोई मुझे उठा ना दे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सोया और मेरी मम्मी ने आके या आपकी मम्मी ने आके 2:30 बजे उठाया, चलो चलो उठो उठो पढ़ाई करो, सोने या क्या, राइट, बराबर, तो मैं कब तक सोता रहूंगा? जब तक कोई मुझे जगा ना दे, राइट, फाइन। आई रिपीट दिस अगेन, मैं कब तक सोता रहूंगा? सोना मतलब रेस्ट करना, राइट। तो मैं एक बॉडी हूं, आप भी एक बॉडी हो, तो एक बॉडी कब तक रेस्ट करेगी? जब तक कोई उठा ना दे। उठा ना दे मतलब ऐसा धक्का मार के, जब उठाओगे तो धक्का मारना पड़ेगा, राइट, बिना धक्का मारे कोई उठता नहीं है, राइट। सो देयरफॉर द बॉडी विल बी इन रेस्ट। कब तक रेस्ट पे रहेगी? जब तक कोई धक्का ना मारे। ओके, पर धक्का मारने से पहले एक वर्ड आपको और क्लियर कर दूं। व्हाट इज दिस वर्ड? फोर्स। इस चैप्टर में बहुत बार ये समझना है वर्ड। ओके, फोर्स। तो फोर्स कैन बी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस मेनली, या 2 थिंग्स दैट कम्स इन फोर्स। नंबर 1 दैट इज, आई मे से, पुश, एंड नंबर 2 इज पुल। 2 चीज आती है फोर्स में। ओके, ध्यान रखना, एक होता है पुश, एक होता है पुल। पुश मतलब धक्का देना, एक होता है पुल, पुल मतलब खींचना, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक कार है मेरे पास। ओके, छोटा सा कार ले लेता हूं, कार का एग्जाम्पल। ओके, पुश मतलब इस कार को ये इंसान ऐसा धक्का मार रहा है, राइट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुश। पुश इज नथिंग बट ऐसा फोर्स, राइट, फाइन। और पुल मतलब लेट्स से ये इंसान अपनी तरफ इस कार को खींच रहा है, सो दैट विल बी पुल। ओके, सो देयर आर 2 थिंग्स इन फोर्स, वन इज पुश, वन इज पुल, फाइन। सो अब मैं आपको बोलूं कि हमें ये फोर्स तो लगाना है पर एक्सटर्नली लगा रहे हैं, राइट, बराबर, बाहर से लगाना मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना। अनबैलेंस में आपको बाद में सिखाऊंगा। सो देयरफॉर
मैं क्या बोल सकता हूं, एक बॉडी है, एक बॉडी है, जस्ट इमेजिन दिस इज अ बॉडी, और वो बॉडी रेस्ट पे है। कैसा है रेस्ट पे? जस्ट इमेजिन ये कार है, उसके व्हील्स है, या कार्ट है, उसके व्हील्स है, तो ये रेस्ट पे। मैं बोलूं, अगर इसको ऐसे रेस्ट पे रख के रखूं और बोलूं चल चल हिल जगह से, हिल हिल, तो क्या मेरे बोलने से वो हिलेगी? बिल्कुल नहीं हिलेगी, राइट, बराबर। सो देयरफॉर आप बोलोगे सर इसको अगर मुझे हिलाना है या अपनी जगह से मूव करना है, राइट, तो क्या करना पड़ेगा? इसको अगर अपनी जगह से मूव करना है ना, तो इसको मारना पड़ेगा एक लात, थप मारना पड़ेगा लात, राइट। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो उठने में बहुत ढीठ होते हैं, राइट, उसको उन लोग को नींद में से उठाते तो लोग उठते नहीं, जब तक उनको लात ना मारो ना तब तक वो नींद में से नहीं उठते, राइट। तो ये बॉडी भी ऐसी है। तो मैंने इसको मारी लात, लात मारी मतलब मैंने उसको लात से पुश किया, पुश किया मतलब एक फोर्स लगाया। आप बोलोगे सर एक्सटर्नल फोर्स है, बराबर, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब लात मारने की वजह से अब ये अब रेस्ट पे नहीं रहेगा, ये मूव करने लगेगा, राइट, बराबर, ये मूव करने लगेगा। सो देयरफॉर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहता हूं, देखो ये बॉडी को अगर लात नहीं मारता तो ये रेस्ट में ही रह जाता, राइट, रेस्टिक सोता ही रह जाता, राइट। सो देखो ये कंसेप्ट जो मैंने समझा है ना, कि जब तक लात नहीं मारो ना तब तक रेस्ट छोड़ता नहीं है, राइट। तो ये इंग्लिश में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। मैं हिंदी में वापस सुनाता हूं, जब तक लात नहीं मारे ना, देखो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, राइट, जब तक लात नहीं मारे ना तब तक वो रेस्ट करता रहेगा, सोता रहेगा, राइट। मैंने वापस हिंदी में रिपीट करता हूं, जब तक लात नहीं मारे ना तब तक रेस्ट करता रहेगा। यही इंग्लिश में कहा जाता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी आराम से रेस्ट करती रहेगी। कब तक रेस्ट करती रहेगी? जब तक कोई लात नहीं लगे, अंटिल लात मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। सो बॉडी कंटिन्यू सोते रहेगी। कब तक सोते रहेगी? जब तक उसे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे, यानी लात ना लगे, राइट। यही कॉन्सेप्ट है कि बॉडी रेस्ट पे रहेगी और जैसे ही उसको फोर्स लगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा, तो वो अब अपने रेस्ट स्टेट से हट जाएगी। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में बाद में समझाता हूं, फाइन। सो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, बड़ा सिंपल लॉ है। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless it is acted upon by an external unbalanced force. Okay, fine. इतना समझने के बाद let us go forward and let us try and understand Newton's second law. चलो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, बिल्कुल अच्छा लगा, दिमाग में समझ में आया। अब न्यूटन का सेकंड लॉ देखते हैं। पर न्यूटन का सेकंड लॉ देखने से पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। या लेट्स रिवाइज, एक्चुअली पढ़ाना नहीं पड़ेगा, मोमेंटम भी कंसेप्ट 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज अ बेसिक थिंग, बड़ा सिंपल है। इट इज मास इनटू वेलोसिटी। ओके, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। ओके, फाइन। जस्ट इमेजिन, चलो यहां पर एक इमेजिनेशन देता हूं। मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, राइट। जस्ट इमेजिन यू हैव अ कार। हमेशा हम जनरली एग्जांपल है ना कार का लेंगे, क्योंकि कार बड़ी इजी चीज है इमेजिन करने को, राइट, फाइन। लेट्स से एक कार है, रोड पे चल रही है, और ये भी दूसरी कार है, वो भी रोड पे चल रही है। लेट्स से ये जो कार है उसका मास है m, और यू नो इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखा जाता है, राइट। सो ये मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u। ये एक दूसरी कार है, वो मूव कर रही है विद, थोड़ा फास्ट हो गई, जस्ट इमेजिन मास m ही रहेगा, राइट। वो कार थोड़ी फास्ट हो गई तो उसका वेलोसिटी है v। ओके, सो नाउ लेट मी राइट डाउन द टर्म्स। एक फॉर्मूला लिस्ट भी बनाता हूँ, ठीक है। चलो लेट मी स्टार्ट मेकिंग अ फॉर्मूला लिस्ट। उसमें टर्म्स भी डालूंगा, उसमें फॉर्मूला डालूंगा। तो फॉर्मूला लिस्ट फॉर चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। ओके, लॉज ऑफ मोशन। तो पहला फॉर्मूला, या मैं बोलता हूँ पैरामीटर्स। चलो अच्छी चीज है, पैरामीटर भी नोट करते जाना, राइट। तो मैं एक काम करूंगा, ये कॉर्नर में पैरामीटर्स नोट करते जाऊंगा, ठीक है। उल्टा आऊंगा और ये कॉर्नर में पैरामीटर्स नोट करूंगा। तो यू नो दोस्तों, F will always stands for force, right? F will always stand। देखो बहुत क्लियरली फॉर्मूला लिस्ट बनाऊंगा ना, तो चैप्टर के एंड में आपके पास एक मस्त फॉर्मूला लिस्ट बन जाएगा। तो अगर आप नीट एग्जाम में अगर अपियर कर रहे, जो कर ही रहे होंगे, वो बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। F stands for force, M stands for mass, U stands for initial velocity, okay? U stands for what? Initial velocity, तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है, और V जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी है। ओके, फाइन। नाउ रिमेंबर, अब आप बोलोगे सर मोमेंटम पढ़ा है, तो मोमेंटम p से दिखाया जाता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय p। p इज नथिंग बट मोमेंटम। सो मोमेंटम के बारे में अभी हमने पढ़ा कि मोमेंटम क्या होता है। इट इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो मैं लिखता हूं p इज मास इनटू वेलोसिटी। बट यहां पर इस केस में हमारे पास दो मोमेंटम है। आप बोलोगे दो मोमेंटम कैसे सर? क्योंकि देखो वेलोसिटी अलग अलग है। तो इस केस में लेट्स से मैं P1 को कह देता हूं मेरे इनिशियल मोमेंटम, राइट। इनिशियल वेलोसिटी होने की वजह से इसे इनिशियल मोमेंटम कहा जाएगा। देखो मोमेंटम को इस चैप्टर में ना कई बार मैं मॉम भी कह दूंगा, ठीक है। मॉम मतलब मोमेंटम, ठीक है।
और यहां पर मोमेंटम होगा P2, दिस विल बी फाइनल मोमेंटम. Okay, P2. So initial momentum will be mass into initial velocity, right? बराबर. And P2 will be final momentum. This will be mass into final velocity, right? So initial momentum of basically क्या है? Mass into velocity करना है क्या है, right? Fine. So initial momentum will be mu. Final momentum will be mv. Let us make a note of this in your formula list. First of all, momentum का formula क्या है? Momentum is, let me write the type it out. Okay, typing this will be much better. So momentum will be mass into mass multiplied by velocity. जहां पर हमने दो तरह का मोमेंटम समझे कि कभी कोई बॉडी मूव होती है तो दो तरह के मोमेंटम होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल इसी में फॉर्मूला नंबर 2, P1 इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज mu, एंड इसी में P2 इज फाइनल मोमेंटम, दैट इज mv, राइट? इतने फॉर्मूला हमने बनाए. Now guys, let's quickly revise the concept which we already know. कौन सा रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट? हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर है. ओके, रिमेंबर दैट फोर्स इज अ वेक्टर. तो जहां कहीं भी फोर्स आए ना तो कई बार उसे वेक्टर यूज करेंगे, राइट? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर. व्हाई फोर्स इज अ वेक्टर? बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, बताने की जरूरत नहीं है, राइट? बराबर. सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? ये फोर्स का एक मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. एंड सिमिलरली ये जो मोमेंटम लिखा ना हमने P, अच्छा उसमें मैं बात करूं तो मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर. ओके, मोमेंटम इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर इसको वेक्टर डालूंगा तो यहाँ पर मास तो वेक्टर नहीं होता, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, राइट? बराबर, दिस इज अ वेक्टर. अगर वेक्टर मतलब ऊपर कैप लगाना पड़ता है, यू नो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. फाइन. सो इसका स्नैपशॉट ले लो. नाउ लेट मी टीच यू न्यूटन का सेकंड लॉ. चलो बहुत जल्दी से, बहुत फास्ट न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं. फर्स्ट लॉ समझाना, राइट? एक बॉडी रेस्ट पे रहेगी, सोते रहेगी. कब तक सोते रहेगी? जब तक लात मार के नहीं उठाओ, राइट? जब तक उसको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया तो वो नहीं उठने वाली, राइट? फाइन. नाउ लेट अस गो ऑन टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ सेकंड लॉ. देखो न्यूटन के 3 लॉ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी स्टैंड में हो. 9 से लेकर के 12 तक इंपॉर्टेंट है, बराबर. उसके आगे भी इंपॉर्टेंट है, पर 9 से लेकर 12 तक कई बार पूछे जाते हैं. ओके, नाउ न्यूटन सेकंड लॉ. पर न्यूटन सेकंड लॉ पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूं एक कॉन्सेप्ट. हमने मोमेंटम समझा, राइट? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. यही एग्जांपल ऑफ अ कार जो मैंने आपको दिया था, राइट? तो वही एग्जांपल से थोड़ा बिल्टअप करते हैं और आगे जाते हैं. तो लेट्स इमेजिन दिस इज अ कार, और हमने कहा था इसका इनिशियल वेलोसिटी है u, इसका मास है m. ओके, स्लो चल रहा है, राइट? क्या चल रहा है? स्लो चल रहा है. जस्ट इमेजिन कि कोई ऑब्जेक्ट जब स्लो चल रहा होता है तो उसको फास्ट चलने के लिए क्या करना पड़ता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई स्लो चलता है तो जोर से पीछे धक्का मारेंगे, टप करके धक्का मारेंगे, राइट? तो धक्का मारने की वजह से क्या होगा? आप बोलोगे सर धक्का मारा अगर किसी चीज को तो वो फास्ट चलने लगेगा. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल फास्ट चलेगा, राइट? तो इसको मारा हमने धक्का, राइट? सो फोर्स लगाने की वजह से अब स्पीड चेंज हो गई टू v, राइट? v इज फाइनल वेलोसिटी. पर इस पूरे प्रोसेस में क्या होने हुआ? हमने फोर्स लगाया, राइट? एक्सटर्नल फोर्स लगाया बाहर से. नाउ अगर मैं बोलूं मोमेंटम P1 इनिशियल मोमेंटम, तो आप बोलोगे सर m इंटू यू, राइट? फाइनल मोमेंटम आप बोलेंगे P2 विल बी m इंटू v. ओके, फाइन. अब न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, पर छोड़ो, न्यूटन सेकंड लॉ पे भी जाने से पहले एक चीज समझते हैं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम. चेंज कितना हुआ है मोमेंटम में? तो आप बोलोगे सर चेंज इन मोमेंटम, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मॉम. ओके, तो किसी भी चीज का चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? सो मैं लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल मॉम. ओके, फाइन. सो चेंज इन मोमेंटम क्या चीज है? आप बोलोगे सर फाइनल मॉम माइनस इनिशियल मॉम. कोई भी चीज का चेंज होता है यही होता है. ओके, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में चेंज को d से डिनोट किया जाता है. ओके, सो इन दिस केस dp विल बी नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम. चाहिए तो मैं फॉर्मूला लिस्ट में डाल देता हूं, या ये इसमें डाल देता हूं. P1 इज, हमने देखा इनिशियल मॉम, P2 इज फाइनल मॉम, राइट? और क्योंकि ये जगह भर गई है इसके लिए एक और जगह बना देते हैं जल्दी जल्दी. dp या डेल्टा p विल बी नथिंग बट चेंज इन मॉम, राइट? चेंज इन मॉम, फाइन. dp. ओके, फेसबुक वाला dp नहीं है, ये अपना मोमेंटम का चेंज वाला dp है, ठीक है? फॉर्मूला लिस्ट में मैं एक एक पैरामीटर जैसे जैसे पढ़ाते जाता हूँ फॉर्मूला लिस्ट में डाल देता हूँ. तो dp दैट इज चेंज इन मोमेंटम विल बी p2 माइनस p1 फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, राइट? फाइन.
अब इसका भी यूज हमें आगे करना है. लेट्स कॉल दिस एज 1 एंड लेट्स कॉल दिस एज 2 और उसको रहने दो. फाइन, चेंज इन मोमेंटम पता कर लिया. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम समझा. अब नेक्स्ट ध्यान से सुनना, कहीं मैं यहां पर करता हूं वरना आप इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं यहां पर करता हूं. ठीक है, इस साइड पे कोई भी चीज का रेट मतलब, एक बार सुन लो, हमेशा याद रखना, फिजिक्स में आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा. ओके, रेट मतलब डिनोमिनेटर में टाइम रहेगा. ओके, तो मैं लिखता हूं व्हाट इज दिस, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या रहेगा, तो मतलब ये चेंज ऑफ मोमेंटम तो डीपी था या डेल्टा पी था, और डिनोमिनेटर में टाइम रख दो क्योंकि चेंज रखा था तो नीचे भी टाइम रखता है. ठीक है, डीपी अपॉन डी. तो यहां से फॉर्मूला लिस्ट में एक नया पैरामीटर गया, व्हाट इज डी टी इज टाइम, या स्मॉल चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं. ओके फाइन. सो व्हाट इज दिस डीपी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डीपी. फाइन, या डीपी अपॉन डी. सो देयरफॉर व्हाट इज दिस डीपी अपॉन डी. चलो ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट माई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चलिए, तो उसको यहाँ एक लाइन में कर देता हूँ ना, टेंशन खत्म. ओके, नो टेंशन, ओनली अटेंशन, राइट. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डीपी अपॉन डी. फाइन. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द लॉ. लॉ क्या कहता है, राइट? लॉ क्या कहता है, अब लॉ समझना पड़ेगा मुझे. कौन सा लॉ? न्यूटन का लॉ. न्यूटन का लॉ क्लियरली कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मैं लिख के बताता हूँ. चलो, हवा में क्यों बताऊं, लिख के ही बताऊं ना, राइट. लॉ लिखते हैं रेड कलर में. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. बराबर, मतलब धक्का लात मारने की बात हो रही है, अनबैलेंस फोर्स. ओके, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुल. ये न्यूटन का लॉ कहता है. देखो, इसके पीछे बहुत कुछ है पर समझो. तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया था, राइट. तभी तो उसका स्पीड चेंज हुआ, बराबर. तो धक्का मारा तभी तो ये यू से फाइनली वी पे पहुंचा, राइट. तो ये लॉ क्या कहता है, बहुत सिंपल सा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको मालूम है, दोनों टर्म्स न्यूमरेटर में रहेंगे, राइट. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट डीपी अपॉन डी. राइट, डीपी अपॉन डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, राइट. बराबर, सिंपल सी चीज है. या एक काम करो, उसको उल्टा लिखो, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डी. राइट, बात तो एक ही है. ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, खाना एक लेफ्ट हैंड से खाओ या राइट हैंड से खाओ, खाना तो पेट में आने वाला है, राइट. और इस केस में अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटानी है तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट दैट इज के. सो दिस इज डीपी अपॉन डी. बट वन क्लियर फैक्ट दैट द वैल्यू ऑफ के, दिस कांस्टेंट इज 1. तो अगर इसको यहाँ 1 रखा तो एफ विल बी इक्वल टू डीपी अपॉन डी. ओके, आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे, डीपी अपॉन डी, न्यूटन लॉ कुछ और है, आप कुछ और पढ़ा रहे. रुको, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है. तो इतना समझ में आया कि एफ इज इक्वल्स टू या फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी अपॉन डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब बारी है टप 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 कुछ सब्सटीट्यूशन करने की, राइट. अब करते कुछ सब्सटीट्यूशन. तो व्हाट इज डीपी? डीपी इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, राइट. दैट इज P2 माइनस P1, राइट. टी को टी लिख देता हूँ, टाइम को डिनोमिनेटर में टी लिख देता हूँ. दोनों जगह डीपी हटा दिया तो टाइम नीचे रख दिया टी. ओके, सो एफ इज इक्वल्स टू डीपी, चेंज इन मोमेंटम विल बी P2 माइनस P1. कहाँ से लिखा? अगर आप को यकीन नहीं हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ, सर भाई साहब फ्रॉम 3 लिखा है मैंने. ओके, बराबर. एंड व्हाट इज P2? P2 विल बी mv. व्हाट इज P1 इज mu अपॉन, ये हो जाएगा टी. ये कहाँ से लिखा? तो आप बोलोगे सर 1 and 2 से लिखा. और कहाँ से लिखा? राइट, बराबर, सब्सटीट्यूट किया. इसमें से कुछ कॉमन है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, m कॉमन ले लो. सो दिस इज v माइनस यू अपॉन टी. अब ये क्या चीज है? व्हाट इज v माइनस यू? दिस शुड ऑल्सो बी वेरी क्लियर, राइट. ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन का 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं. बचपन मतलब इतना छोटे थे तो नहीं पढ़ते थे, हमारे माँ बाप हमको ABCD पढ़ाए, ये सब नहीं पढ़ाए. ओके, सो फोर्स विल बी m v माइनस यू अपॉन टी. v माइनस यू क्या अपॉन? v माइनस यू इज नथिंग बट अपॉन टी. तो v माइनस यू क्या चीज है? इट इज चेंज इन वेलोसिटी, बराबर. v minus u is change in velocity और t is time. So what is change in velocity upon time? उसी को तो कहते हैं acceleration, right? उसी को कहते हैं acceleration. So remember, अब से a जब भी लिखूंगा ना तो a anywhere in the formula will stand for acceleration. और acceleration का ये formula तो आपने
पहले ही पढ़ा होगा, दैट इज a इज इक्वल्स टू व्हाट इज a, v minus u upon t, right? a is equals to v minus u upon t, no problem. Okay, so v minus u upon t में यहां पर लेट्स से मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं, इसको यहां एक की जगह ऐसा रख दो, राइट? फाइन. सो दिस इज नथिंग बट माय न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मा. ओके, फोर्स इज इक्वल टू मा. अच्छा, ये सब लोग कहते हैं, पर याद रखो फोर्स इज इक्वल टू मा हम कब लगाएंगे, जब बॉडी मोशन में हो. ठीक है, अगर बॉडी स्टेशनरी हो ना तो ये हम लगाने वाले नहीं है. याद रख लो, वापस रिपीट करता हूं, चाहिए तो नोट बना के लिख लेता हूं वरना भूल जाओगे. फोर्स इज इक्वल टू माय न्यूटन सेकंड लॉ, पर नोट दिस फोर्स इज टू बी अप्लाइड, दिस फोर्स should be applied only when body is moving, only when the body is in motion, right? बॉडी इन मोशन रहेगी तो ये फोर्स लगाना, वरना ये फोर्स गलती से भी नहीं लगाना. ठीक है, मैं आपको जब इक्विलिब्रियम समझाऊंगा या एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ना, तब उस वक्त ये चीज बताऊंगा. ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू मा. ओके, ये अप्लाई कब होता है, जब बॉडी मोशन में होती है. तो ये न्यूटन सेकंड लॉ भी है, एफ इक्वल टू मा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट भी है. तो चलो एंटर करते हैं फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला नंबर 4, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ. नाउ न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने के बाद लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड न्यूटन का थर्ड लॉ. तो अब इसको कर देते हैं हम क्लीन, राइट? एकदम क्लीन एंड ब्यूटिफुल. ओके, न्यूटन का थर्ड लॉ तो सबको पता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पे, फटाफट आगे जाऊंगा. न्यूटन थर्ड लॉ, राइट? ज्यादा टाइम इस पे हम स्पेंड नहीं करके आगे भागेंगे. ओके, तो अच्छा, पिछले वाले को अगर वेक्टर फॉर्म में भी लिखना था ना, तो वेक्टर फॉर्म में एफ इज इक्वल्स टू मा जहां लिखा था ना, अगर उसको चाहो तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ वेक्टर डाल दो, यहाँ वेक्टर डाल दो. एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, मास इज नॉट अ वेक्टर. गलती से भी वेक्टर नहीं करना वरना मार्क्स कट जाएंगे. ओके, फाइन. नाउ न्यूटन का थर्ड लॉ, तो ये तो बचपन से पढ़ा है. टू एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन. टू एवरी एक्शन, पहले लॉ लिख देता हूं फिर थोड़ा समझा भी दूंगा. ठीक है, अगर नहीं याद है तो. देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ओके, सो अगर कोई हम एक्शन करते हैं, इसका क्या मतलब है, उसकी वजह से क्या होता है, एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आता है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं. लेट्स से आज मेरा एकदम सर फिरा हुआ है. ओके, ये दीवार है, जस्ट इमेजिन कि मेरे घर की दीवार है, राइट? इमेजिन दिस इज द वॉल ऑफ माई हाउस, राइट? आपके घर में दीवार है, आप बोलोगे यहाँ से दीवार नहीं तो घर कैसा बनेगा, राइट? बराबर. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट्स से या दीवार है या कोई भी चीज है, लेट्स से मेरे हाथ में बॉटल है, मैं बॉटल पे अपना सर जाके मारता हूँ, राइट? बराबर, सर जाके मारा, अभी जोर से नहीं मारूंगा, पर अगर ऐसा दीवार पे जाके सर मारा तो आप बोलोगे सर दीवार पे सर मारने से क्या होगा, तो हमें यहाँ जख्म हो जाएगा, राइट? हमें दुखेगा. क्यों? क्योंकि जब हम कोई दीवार के ऊपर एक्शन लगाते हैं, दीवार पे सर मारता हूं मतलब हम दीवार पे हमने जाके मारा अपना सर, राइट? ये एक्शन किया हमने, सो ये एक्शन फोर्स लगाया, राइट? तो सामने से भी आएगा, दीवार हमें देगी सामने से रिएक्शन फोर्स. दीवार क्या देगी, ये हमेशा होगा. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो सामने से दीवार के से आया रिएक्शन फोर्स, यानी हमने अगर कोई एक्शन दिया, दीवार को सर पे मारा, तो सामने से दीवार हमें रिएक्शन फोर्स देगी. ठीक है, कभी भी मारो, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल एंड ऑपोजिट. तो मैंने एक्शन किया दीवार पे, तो सामने से दीवार से मैंने रिएक्शन दिया. अगर मैं बोलूं ये एफ है, राइट, या F1 फोर्स है, तो ये F2 फोर्स है, सामने से आने वाला फोर्स F2 फोर्स है. ये दोनों इक्वल है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना है ना, तो अगर इसको वेक्टर, और अगर ऑपोजिट वेक्टर है तो आई हैव टू शो दिस बाय नेगेटिव साइन. ओके, दैट मींस व्हाट, वेक्टर फॉर्म में मुझे ऑपोजिट साइन में दिखाना पड़ेगा. यानी एक्शन किया F1, तो सामने से रिएक्शन मिला F2, राइट? कोई भी चीज पे करो, चाहे सर मारो चाहे पंच मारो, दीवार को पंच मारो हाथ दुखने लगेगा. क्यों? क्योंकि मैंने पंच मारा तो दीवार ने भी सामने से फोर्स लगाया, उसकी वजह से मेरा हाथ दुखेगा, राइट? सो देयरफॉर वेक्टर फॉर्म में टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. वेक्टर फॉर्म में थर्ड लॉ इस तरह से लिखा जाता है. मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, आपको पता है.